हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम कर रहे हैं अपना पार्ट 3 ऑफ सी टेट PYQ सीरीज, जहां पर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स प्रोसीड। आज हम कर रहे हैं 11th क्वेश्चन विच सेज वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्री ऑपरेशनल थॉट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट इज डैश which refers to the tendency to focus on one aspect of a situation and neglect others. इसके की कंपोनेंट्स आई हैव अंडरलाइंड। ये कहता है ये क्वेश्चन कि जीन पियाजेट का प्री ऑपरेशनल थॉट या जो लेवल है वहां पर बच्चे के पास एक टेंडेंसी होती है जहां पर बच्चा एक एस्पेक्ट पर फोकस करता है, किसी एक चीज पर फोकस करता है और बाकी की चीजों को क्या कर देता है, नेग्लेक्ट कर देता है। तो उसको आप क्या कहते हैं? क्वेश्चन कहते हैं, सेंट्रेशन कहते हैं, डिसेंट्रेशन या ट्रांसडक्शन कहते हैं, कारण, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण या पारगमन कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज सेंट्रेशन। करेक्ट। अब सेंट्रेशन क्या होता है? बच्चे की वह टेंडेंसी जहां पर बच्चा एक चीज पर फोकस करता है, किसी भी सिचुएशन की एक चीज पर फोकस करेगा और बाकी चीजों को नेग्लेक्ट कर देगा। ठीक है। ये स्विस साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजेट ने अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी के अंदर बताया है कि बच्चे का एक बिहेवियर होता है जो वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में डेमोन्स्ट्रेट करता है। और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ही वुड फोकस ओनली ऑन द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ अदर फिजिकल एट्रीब्यूट्स। कि कोई चीज आपने बच्चे को दी तो वो उसके कलर के उस पर फोकस करेगा और बाकी की चीजों को छोड़ देगा। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल एक जेम्स का पैकेट आता है, कैडबरी जेम्स, जहां पर डिफरेंट कलर के छोटे छोटे कैंडीज जो होते हैं उस पैकेट के अंदर होते हैं। अब बच्चा क्या करता है, रेदर देन ईटिंग दीज कैंडीज वो बच्चा कलर्स पर फोकस करने लगता है एंड स्टार्टेड प्लेइंग विद दीज कैंडीज। करेक्ट। तो ये एक हो सकता है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि फॉर एन एग्जाम्पल आप बच्चे को कोई एक टॉय देते हैं एंड वो बाकी के टॉयज को छोड़कर किसी एक टॉय को पकड़ कर बैठ जाता है ना। तो किसी एक चीज पर फोकस करना किसी भी सिचुएशन के अंदर रेदर देन अदर थिंग्स और अदर फिजिकल एट्रीब्यूट्स, तो ये होता है सेंट्रेशन, किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा है क्वेश्चन। इसका मीनिंग है किसी भी कॉज के कारण अगर कोई चीज होती है तो ये यही एक प्रक्रिया है जब किसी चीज से, किसी कारण से कोई चीज हो रही है। When we talk about क्वेश्चन साइकोलॉजी, हम ये नहीं कहते कि कोई भी जो कॉज है वो ऑटोमेटिक या डायरेक्ट है, कि हमेशा कोई ना कोई कॉज होना है और ऑटोमेटिकली कोई कॉज हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि मोस्ट पार्ट जब भी कोई इफेक्ट होता है तो उसका कोई ना कोई कॉज जरूर होता है। ठीक है। सो फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि इफ यू वर्क यू गेट पेड। अगर आप काम करते हैं तो आपको उसके लिए पेमेंट दी जाती है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर साइकोलॉजी की किसी थ्योरी से लें तो आपको वो एग्जाम्पल याद ही होगा जब आप फूड प्रेजेंट करते हैं टू अ डॉग एंड डॉग जो है वो सलाइवा जो है वो प्रोड्यूस करता है ना। तो यहाँ पर फूड जो हो गया वो रीजन हो गया सलाइवा के प्रोड्यूस होने का। एक कॉमन सा एग्जाम्पल है जो कि इस थ्योरी से, जीन पियाजेट की थ्योरी से नहीं आता है, लेकिन क्वेश्चन जो एक वो है जो कॉज होता है किसी भी चीज के होने का, कोई कारण होता है, उस प्रोसेस को या उस प्रक्रिया को समझाता है। नेक्स्ट हम आते हैं डिसेंट्रेशन। ये बिल्कुल सेंट्रेशन का ऑपोजिट है जहां पर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स पर ध्यान जाता है। ठीक है। किसी एक सिंगल एट्रीब्यूट पर लॉक नहीं हो जाते या वहीं पर ही ध्यान केंद्रित नहीं होता, लेकिन मल्टीपल एट्रीब्यूट्स पर ध्यान या अटेंशन आपकी जाती है। तो उस एबिलिटी को कहते हैं डिसेंट्रेशन। जैसे कि व्हेन आस्क्ड टू चूज बिटवीन टू लॉलीपॉप्स अ चाइल्ड माइट चूज बेस्ड ऑन हाउ वन फ्लेवर इज बेटर देन द अदर इवन दो द अदर इज ऑफ द सेम साइज एंड कलर। कि अगर हम बच्चे को दो लॉलीपॉप्स दिखाएं तो बच्चा यहाँ पर क्या सेलेक्ट करेगा कि जो उसको फ्लेवर पसंद है उसको सेलेक्ट करेगा, रेदर देन कि उसका सेम, चाहे उसका सेम साइज हो और कलर हो या उसका फेवरेट कलर भी हो। ठीक है। तो मल्टीपल फैक्टर्स को देखकर सेलेक्ट करेगा। ठीक है। और मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को भी देखेगा, उसका सेम साइज, कलर, ये सब कुछ चीजें देखेगा, बट ही विल सेलेक्ट वन जो उसको फ्लेवर पसंद होगा उससे। नेक्स्ट है ट्रांसडक्शन। ये एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जहां पर हम सेंसरी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हैं अपने सिग्नल्स में जो हमारे ब्रेन को प्रोसेस होता है। एनवायरमेंट से जो भी हमें सेंसरी इंफॉर्मेशन मिल रही होती है वी कन्वर्ट दैट इनटू सिग्नल्स जो हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है। इट इज लाइक अ ट्रांसलेटर दैट हेल्प्स द ब्रेन टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। तो जो भी चीजें हम अपने एनवायरमेंट में देख रहे होते हैं, चाहे वो कोई इमेज का देखना हो,
ठीक है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एज अ ट्री। तो हम क्या करते हैं, अपने एनवायरनमेंट से साउंड, लाइट, हीट, एनर्जी और डिफरेंट कलर्स, ये सारी चीजों को हम परसीव करते हैं। इसके बाद हमारी जो सेल्स हैं वो ट्रांसलेट करती हैं इसको इनटू अ ब्रेन। फिर ये ट्रांसमिशन होता है जहां पर हमारे ब्रेन जो है वो प्रोसेस करने लगता है। इसी प्रोसेस को आप सेंसेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, सेंसेशन या ट्रांसडक्शन, दे आर साइमल्टेनियसली यूज। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच सेज इन अर्ली चाइल्डहुड ग्रोथ डैश एंड थिंकिंग इज डैश, while in middle childhood growth is dash and thinking is dash। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड में और मिडल चाइल्डहुड में ग्रोथ और थिंकिंग का जो पैटर्न है उसको बताना है। अर्ली चाइल्डहुड में ग्रोथ कैसे धीमी होती है और थिंकिंग ईगोसेंट्रिक होती है, आपको लॉजिक लगाते हुए चलना है। और मिडल चाइल्डहुड में ग्रोथ जो है वो स्टडी होती है और उसके बाद थिंकिंग जो है वो लॉजिकल हो जाती है। या फिर अर्ली चाइल्डहुड में ग्रोथ स्टेडी होती है, सोच ईगोसेंट्रिक होती है, या मिडिल चाइल्डहुड में ग्रोथ स्लो होती है और थिंकिंग लॉजिकल हो जाती है। थर्ड ऑप्शन आपका कहता है अर्ली चाइल्डहुड में ग्रोथ स्टेडी होती है और आपकी थिंकिंग लॉजिकल हो जाती है, मिडिल चाइल्डहुड में ग्रोथ जो है वो स्लो होती है और थिंकिंग ईगोसेंट्रिक हो जाती है। फोर्थ है कि आपकी अर्ली चाइल्डहुड में ग्रोथ स्लो होती है लेकिन थिंकिंग लॉजिकल होती है, उसके बाद मिडिल चाइल्डहुड में ग्रोथ स्टेडी होती है और थिंकिंग ईगोसेंट्रिक हो जाती है। अगर आप देखें, ये जो ईगोसेंट्रिक है, ईगोसेंट्रिक बिहेवियर तब होता है बच्चे का जब बच्चा दूसरे की थिंकिंग को एक्सेप्ट नहीं करता और वो बहुत जिद्दी होता है ना। कहते हैं कि उसके अंदर वो अहंकार केंद्रित हो जाता है, जिस जब वो अपनी ही बात को सही मानता है और दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देता, एक जिद्दी स्वभाव होता है। ठीक है, तो ये स्वभाव कब होगा, आप लॉजिक लगाइए। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड, जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में होता है तो उसकी जो ग्रोथ है वो कैसी होती है, क्या वो बहुत स्लो स्लो होगी और मिडिल चाइल्डहुड में जाके वो एकदम तेज हो जाएगी। यू हैव टू थिंक, जब आप ग्रोथ के पैटर्न्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पैटर्न्स पढ़ते हैं। इसका जो सही आंसर है दैट इज नंबर 2। ये कहते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड के अंदर जो प्रारंभिक बचपन है उसमें विकास जो है वो स्टडी होता है, स्थिर होता है, और जो सोच है वो ईगोसेंट्रिक होती है। बिल्कुल सही बात है, जब बच्चा छोटा होगा तभी तो वो अपनी जो थिंकिंग है उसको प्रोसेस कम करेगा, दूसरों की बातों को कम समझेगा और उसको जो पसंद है वही उसको ठीक लगेगा, है ना। और मिडिल चाइल्डहुड में ग्रोथ स्लो होती है और उसकी जो थिंकिंग है बच्चे की वो लॉजिकल हो जाती है, क्योंकि हम मिडिल चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड में बच्चे के लॉजिक जो है वो इम्प्रूव्ड देखते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, है ना, और ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं। अब ये क्या होती है, फाइन मोटर स्किल्स जो बहुत माइन्यूट डिटेलिंग की जब हम बात करते हैं, जैसे कि राइटिंग करना हो गया, सुई सुई में धागा पिरोना हो गया, इनको जरूरत होती है फाइन मोटर स्किल्स की। जो आपकी उंगलियां या टिप्स जो हैं जिसमें इन्वॉल्व होती हैं, बहुत छोटे छोटे काम जो होते हैं वो फाइन मोटर स्किल्स का काम होता है। और ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं जहां पर आप बड़े लेवल पर अपने बॉडी के पार्ट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं और आप उनसे कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपकी वो होती है व्हाट वी से जिम वाली बॉल होती है, आप उसको पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं, यू कैरी इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक एग्जांपल है। अब यहाँ पर क्या ऑप्शन दिए गए हैं, निटिंग, स्विमिंग, कटिंग अलोंग द आउटलाइन ऑफ अ सर्कल ऑन अ पेपर एंड कटिंग अलोंग द आउटलाइन ऑफ अ बिग रेक्टेंगल ऑन अ पेपर। बुनाई, तैरना, या कागज पर एक रूपरेखा में सर्कल को काटना, या कागज के एक बड़े आयत की रूपरेखा को काटना, मतलब रेक्टेंगल को काटना और यहाँ पर सर्कल को काटना, उसकी आउटलाइन आपने पेपर पे बनाई हुई है और उसको काटना। तो यहाँ पर आप सीजर का इस्तेमाल करेंगे, राइट। और बुनाई करने में भी आप अपने हाथों का और उंगलियों का प्रयोग कर कर आप बुनाई करेंगे। लेकिन तैरना जो होगा, तैरने में आप अपनी पूरी आर्म्स को घुमाएंगे, है ना, पूरे हाथों को आप घुमाएंगे, पैरों का मूवमेंट होगा। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका स्विमिंग, जिसमें ग्रॉस मोटर स्किल्स इन्वॉल्व है। इजी क्वेश्चन, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ध्यान देना है, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलोज द डैश एंड डैश प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। अब ये जितने भी आप ऑप्शन देख रहे हैं, दे आर समवॉट एंड समवेयर दे आर एट्रीब्यूट्स टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये कहीं ना कहीं वृद्धि और विकास के जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं काम आते हैं। बट आपने फोकस कहाँ करना है, जो आपका की वर्ड है यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर, वो है फिजिकल ग्रोथ। फिजिकल ग्रोथ पे फोकस करेंगे। इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन, जहां पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है और कॉम्प्लेक्स टू सिंपल होता है। तो क्या फिजिकल ग्रोथ इस पर फोकस करती है। नेक्स्ट है सिफेलोकॉर्डल, टॉप डाउन एंड प्रॉक्सिमो डिस्टल, इनर टू आउटर।
ठीक, इसके बाद है प्रॉक्सिमोडिस्टल और सिफेलोकॉर्डल, जहां पर टॉप डाउन या इनर एंड आउटर होता है। डिफरेंशिएशन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और इंटीग्रेशन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। अब आप देखना होगा आपको कि जो फिजिकल ग्रोथ है आपकी वो कैसी होती है। जब हम फिजिकल ग्रोथ की बात करते हैं, इट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, अगर आपने पढ़ा है तो। वो कहते हैं कि जो ग्रोथ है आपकी वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स तो होती है, दैट्स वेरी ट्रू, है ना, होती है। और आपका स्पेसिफिक टू बेसिकली स्पेसिफिक टू कॉम्प्लेक्स होता है वो, है ना, जब आपके छोटे छोटे जो डेवलपमेंट है वो होते हैं एंड देन बड़ा डेवलपमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर जो फिजिकल ग्रोथ की बात होती है, हम एक प्रिंसिपल पढ़ते हैं जिसमें हम एक सिफेलोकॉर्डल अप्रोच को देखते हैं और प्रॉक्सिमोडिस्टल अप्रोच को देखते हैं। ये क्या होता है, जब बच्चा यहाँ से हेड टू टो ग्रो करता है ना, यहाँ पे उसके पैर होते हैं ऐसे, करेक्ट, और यहाँ पर उसकी ये सेंट्रल पार्ट होता है जहां से वो मजबूत होता है, और ये उसके हाथ की तरफ जो डेवलपमेंट है वो हो रहा होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होता है वो होता है सिफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। टॉप डाउन अप्रोच, ये टॉप डाउन है, जहां से बच्चा सर जो है वो पहले अगर आप देखेंगे तो बच्चा हेड कंट्रोल आता है सबसे पहले, है ना, हेड कंट्रोल करता है, नेक कंट्रोल करता है अपना, एंड उसके बाद अपने हाथों पैरों का मूवमेंट होता है ना, बच्चा यहाँ से बैठना शुरू करता है एंड देन ग्रास्पिंग एंड ऑल दैट हैपेंस। ग्रास्पिंग तो पहले ही आ जाती है कि बच्चा चीजों को पकड़ता है, हाथ मारता है, ये चीजें होती है ना। लेकिन अगर आप देखें कि जो डेवलपमेंट है, फिजिकल ग्रोथ है, वो बच्चे का सर से पैरों की तरफ पहले होता है, और उसके बाद ये जो सेंटर है, सेंटर से इस तरफ ऐसे करके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है सिफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, सिफेलो सर से शुरू होता है, सिफेली मतलब सर, है ना, सिफेलोकॉर्डल की तरफ नीचे, और प्रॉक्सिमोडिस्टल मतलब बीच से साइड की तरफ। ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, अ फिलोसोफर हैज डैश टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड अ स्कल्पचर हैज डैश टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर क्या है कि हार्वर्ड गार्डनर जो है, इन्होंने एक इंटेलिजेंस के बारे में बताया था, अपनी थियरी दी है उन्होंने। तो उन्होंने वो कहते हैं कि जो फिलोसोफर है उसके पास डैश टाइप ऑफ इंटेलिजेंस होती है, और जो स्कल्पचर है, जो मूर्तिकार है, उसके पास एक स्पेशल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस होती है। तो हमें पहचान करनी है कि कौन सी होती होगी। क्या वो लिंग्विस्टिक और इंटरपर्सनल होती है? लिंग्विस्टिक मतलब जहां पर भाषा का प्रयोग होता है, और इंटरपर्सनल जब आप किसी से बातें करते हैं या आप दूसरों के साथ संबंध बनाते हैं, दैट इज इंटरपर्सनल। ठीक है। स्पेशल, क्या फिलोसोफर के पास एक स्थानिक इंटेलिजेंस होती है, बुद्धि होती है, और इंट्रापर्सनल होती है जो अपने आप से जो आप अपने लिए फील करते हैं या अपने बारे में जो थिंकिंग रखते हैं, दैट इज इंट्रापर्सनल, व्हेन यू थिंक अबाउट योरसेल्फ इन योर ओन वे, है ना। उसके बाद है थर्ड, इंट्रापर्सनल थिंकिंग होती है या स्पेशल थिंकिंग होती है। अब आप देखेंगे जो फिलोसोफर होता है, फिलोसोफर थिंकिंग के ऊपर काम करता है, वो राइट करता है, वो थिंक करता है ना, चीजों को समझता है, वो फीलिंग्स, थॉट्स, इन सब पर फोकस करता है, वो समाज के विचारधाराओं को फोकस करता है। तो वो अपने आप में अपनी थिंकिंग को सोचता है, देन द फिलोसोफर्स राइट। स्पेशल मतलब स्थानिक, के कौन सी जगह पर कितना स्पेस चाहिए, कितना इसमें वेट होना चाहिए, कितना आप किस हिसाब से आप स्कल्पचर बनाएंगे, या किस हिसाब से आपकी जो मूर्ति होगी वो डिजाइन होगी, कहाँ तक कितना साइज होगा, ये सारी चीजें। करेक्ट। फोर्थ है इंटरपर्सनल एंड लिंग्विस्टिक, कि क्या फिलोसोफर को जो दूसरों से इंटरेक्शन है ना, जैसे टीचर्स करते हैं, लॉयर्स करते हैं, वो इंटरपर्सनल रिलेशंस डेवलप करते हैं। और स्कल्पचर को भाषा की जरूरत पड़ेगी, कि उसकी भाषा अच्छी होगी तो क्या वो अच्छी मूर्ति बना पाएगा, है ना। तो ये ऑप्शन है आपके पास, आप अपना आंसर मार्क कर लीजिए। और जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। जो फिलोसोफर होता है उसको दूसरे की विचारधाराओं को एक्सेप्ट करके अपनी विचारधाराओं को प्रस्तुत करना होता है अपने वे में। मतलब वो सामाजिक रूप से तो सारी चीजें देखता ही है, प्लस अपनी थिंकिंग, थॉट्स, पैटर्न्स, एवरीथिंग, जो भी उनके इमोशंस होते हैं, अपनी फीलिंग्स हैं, अपने थॉट्स हैं, थिंकिंग है, उन सबको रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग, जो भी वो लेखन करते हैं, है ना। वेराइज अगर स्कल्पचर की बात करें, स्कल्पचर की जो मूर्तिकार होता है वो अपने स्थानिक चीजों पर ज्यादा फोकस करेगा, क्या हाइट होगा, क्या वेट होगा, कहाँ पर आंखें, कितनी बड़ी आंखें बनाई जाएंगी किसी भी मूर्ति की, किस हिसाब से उसको प्रेजेंट किया जाएगा। बेसिकली अगर आप देखें तो वो छोटे छोटे स्पेसिस पर अपनी कीर्ति जो है वो दिखाता है, अपनी कलाएं जो है वो प्रस्तुत करता है। तो उसके पास एक स्पेशल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस होंगी, और फिलोसोफर के पास क्या होगा, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ज्यादा होगी।
ठीक है, तो ये आपके हो गए 15 क्वेश्चन अब तक हम कर चुके हैं। सो इन शॉर्ट वीडियो आज के लिए इतना ही, एंड आई विल सी यू इन अदर वीडियोस जहां पर हम हावर्ड गार्डनर की थ्योरी को भी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया हो और आपको इससे हेल्प मिली हो, प्लीज वीडियो को लाइक करके जाइएगा, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एंड आई होप टू सी यू इन अदर वीडियोस। थैंक यू सो मच।